बट जो अप्रिसिएशन चाहिए वो प्रॉपर्टी में आज की तारीख में उतना नहीं आता है। दी ओनली ऑप्शन वेर यू कैन मेक मनी इन इक्विटी मार्केट्स is discipline as well as patience. Gold, the yields are around 7.5 to 8%. अगर आप 2 साल से देखें तो गोल्ड नेगेटिव है। सो लोगों को ये नहीं पता है कि पैसे सेव करने कैसे। Hey channel, welcome to my guys, and soon to be the number one podcast in the world, and you're watching podcast for real. Yeah, watching, okay. तो since Diwali is nearby, हम लोग आज पैसे और पैसे related बहुत बात करने वाले हैं, and today we officially have our first professional guest. And he is the CEO of Easy Investology Private Limited. The company has been going on for 4 years, and he has an experience in stock markets for around 18 years. 670 international clientele base. They have their offices at Thane and Pune. Their asset under management of around 140 crores of mutual funds. And before the company was started, he was with HDFC Bank and IndusInd Bank, and he was into financial planning and wealth management. So here we have Mr. Yes. Naresh Malhotra. Yes. You can also go to his Easy Investology YouTube page. Correct. Link description में है, और वहाँ पे जाके you can check him out. आज का जो topic है about that is basically financial literacy or investments that are necessary for an individual. Basically कोई भी 16, 18, 25, more than 25 वो भी होते हैं काफ़ी. So what is basically financial literacy? Okay, so let me tell you first of all, what do you mean by financial literacy? See, the issue is with Indian public. हम लोग को ये पता है कि पैसे कहीं ना कहीं सेव होने चाहिए, लेकिन कहाँ सेव होने चाहिए ये लोगों को नहीं पता नहीं है. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आज भी लोग एफडी में पैसा लगा रहे हैं या रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं. सी, रियल एस्टेट में आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है. यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी एंड कीपिंग इट फॉर मे बी 10 years, 15 years, बट जो अप्रिसिएशन चाहिए वो प्रॉपर्टी में आज की तारीख में उतना नहीं आता है. इफ यू कैलकुलेट द IRR ऑफ अ प्रॉपर्टी, it comes to around 8.5 to 9%. Right. When you invest in gold, the yields are around 7.5 to 8%. अगर आप 2 साल से देखें तो गोल्ड नेगेटिव है. सो लोगों को ये नहीं पता है कि पैसे सेव करने कैसे हैं. हमारे पास में बहुत सारी पब्लिक है जो दे आर दी सेवर्स बट नॉट दी इन्वेस्टर्स. वी वांट बेसिकली पब्लिक टू बी इन्वेस्टर्स एंड नॉट दी सेवर्स. सो फाइनेंशियली लिटरेसी मीन्स दे शुड बी अवेयर ऑफ कि मुझे पैसे कैसे बचाने हैं, और जो मैंने पैसे बचाए हैं उसको फिर मुझे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, सो दैट मेरा पैसा मुझे और कमा के दे. सो दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी व्हिच शुड बी टॉकिंग अबाउट. बट ऑल्सो सिंस आपने बताया कि वी हैव सेवर्स नॉट इन्वेस्टर्स, तो हाउ डज वन फील कंफर्टेबल टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू, क्योंकि बहुत, मैं खुद का भी एग्जांपल ले सकता हूँ. इवन इफ अगर मेरे पास इनफ अमाउंट है सेविंग में, तो भी मैं अगर इन्वेस्ट करने जाऊँगा तो मैं 10 बार सोचूंगा कि क्या करूं. अभी जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि गोल्ड इज लाइक नॉट दैट या गोइंग इनटू नेगेटिव, और ये सब उतना एज उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है उतना, राइट. सो मतलब अभी सपोजिंग मैं वैसे सोच रहा हूँ, तो हाउ डज वन गेन दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी इन्वेस्ट करना राइट होगा या इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग नहीं करके या सेविंग में से निकाल के इन्वेस्ट करना चाहिए. हाउ डज दैट one do it? It all comes with the practice. ऐसा नहीं है कि आज मैं उठ के गया और मैंने आगे जाके म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में पैसे लगाने शुरू कर लिए. मेरा एक्सपीरियंस 17, 18, 19 साल से मार्केट में जब है, तो मैंने भी काफ़ी बार कुछ पैसे थोड़े से लगाए, उसमें पैसे मैंने गंवाए, कई बार मैंने स्टॉक्स में मैंने लॉसेस बुक किए हैं. सो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है. सी, आपको प्लान करना पड़ेगा पहले तो, मुझे सेव क्या करना है, कितना करना है, और इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी काम आप करें, अगर आपके कोई भी प्लानिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स हैज़ टू बी डिसिप्लिन. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे टारगेट्स क्या हैं. अगर मैं यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ मेरे बच्चों की एजुकेशन, या मेरे बच्चों की मैरिज, या मेरा घर खरीदना चाहता हूँ, मेरा रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ आवर लाइफ. अब उस गोल के हिसाब से मुझे प्लान करना है कि अगर मैं जो घर खरीदना सोच रहा हूँ जिसका टाइम होराइजन से यहाँ से 10 साल है,
तो आज घर मान लो मैं उस समय लेने वाला हूँ जो 2 करोड़ की वैल्यू का है, 2 करोड़ मुझे 10 साल बाद चाहिए, तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ऐसे कैलकुलेटर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, गूगल पे आप जाओगे बहुत कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि आज मैं कितना पैसा सेव करना चालू करूं सो दैट 10 साल के बाद मुझे उतना पैसा मिल जाए और मैं घर खरीद सकूं। सी, आप लोन पे बड़ी आसानी से घर ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर एक 25-26 साल का बंदा जो अभी अभी जॉब जिसने करियर शुरू किया है, आज की तारीख में इंडिया में यही हो रहा है, 25-26-27 साल का एक इंसान जब अपना जॉब करियर शुरू करता है और वो पहले से एक 50 लाख का 60 लाख का लोन लेके बैठ जाता है, मतलब वो डे वन पे डेट में है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरा I'm one of those examples. सो दैट इज द प्रॉब्लम। सी क्या होता है ना, फिर आप 27 साल के हो एग्जाम्पल, आपने लोन ले लिया, चलो घर तो हो गया खुद का, लेकिन आप हर महीने ईएमआई भर रहे हो, Right. राइट? सो जो घर आपने आज 1 करोड़ का लिया होगा, अगर आप 20 साल अपना लोन चलाते हो, वो घर आपको 2 करोड़ का 2 पड़ करोड़ जाएगा। का पड़ेगा, right? सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल यू शुड हैव योर ओन मनी टू बाय अ प्रॉपर्टी। Hmm. सो आप उल्टा कैलकुलेशन कीजिए, आप घाई मत कीजिए घर लेने का, घर कहीं नहीं जाने वाला और इतना कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होता है। Right. 7-8% का अप्रिसिएशन है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज ट्रैक रिकॉर्ड है 40 साल का, दे हैव डिलीवर्ड 12.5 to 13% काइंड ऑफ रिटर्न। Right. सो 12-13% पे आपका पैसा लगाइए। अगर सपोजिंग लाइक फॉर अ लेमैन अगर मैं पूछूं, सो लाइक आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो हाउ वुड दैट कम डाउन टू नंबर, लाइक व्हाट एग्जैक्ट नंबर्स वुड इट बी? सो लाइक इफ सपोजिंग 50 लाख का अगर घर है, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप बोल रहे हो कि 12-15% होगा, तो वो कितना कट डाउन होता है? सी देखिए, अलग अलग एसेट क्लास, इनको एसेट क्लास कहा Right. जाता है, जैसे रियल एस्टेट एसेट क्लास है, गोल्ड है, इक्विटी है और एक डेट है जो एफडी होती है हमारी। हर एक एसेट क्लास का एक परसेंटेज होता है। Right. जैसे आज की तारीख में हम बात करें एफडी की, तो लगभग 6.5-7% के रेंज में एफडी चल रही है। गोल्ड एवरेज 8% का डिलीवर करता है। रियल एस्टेट 8.5 से 9%। अब ये जो मैं रेट्स आपको बता रहा हूँ या जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स है। Right. लास्ट 15 साल, 20 साल, 25 साल के रिटर्न्स है ऑन एन एवरेज बेसिस। Hmm. मुझे यहाँ से लगता है कि यहाँ से इनफैक्ट रिटर्न्स इन सब चीजों के और नीचे जाएंगे। Oh, right. बिकॉज जस्ट आई गिव यू एग्जांपल, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, Right. जब कैश खत्म हो गया था मार्केट से। Hmm. अब उसके पहले बिल्डर्स काफी कुछ कैश में भी डील किया करते थे। 16 के बाद में कैश निकल गया, बिल्डर्स कैश नहीं लेते आज की तारीख में, तो वो जो साइकिल थी, वो साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। Right. रेरा आ गया उसके बाद में। आज बिल्डर्स उतना फ्रीक्वेंटली जैसे पहले वो करते थे, कोई भी अमाउंट पे बार्गेनिंग करके कोई भी रेट में आपको प्रॉपर्टी बेचते थे, वो नहीं कर पाते। और इसके वजह से क्लाइंट का रिटर्न्स भी कम हुआ है, बिकॉज पहले मार्केट में कैश घूमता था, वैल्यू काफी फास्ट बढ़ती थी। अब जो है प्रॉपर्टी का जो रिटर्न्स है, अगर पहले वो 8.5-9% होते थे, तो आज वो 7-7.5% के रेंज में आ गए। Okay. इक्विटी मार्केट्स में कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, ऑन एन एवरेज साल का 12 से 13% से एवरेज से ग्रो करता है। Okay. तो वो एनी टाइम तो इससे एनी ज्यादा टाइम ही इट इज है। मच मच बेटर। हम्म. सो यंग एज में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप उसको इन्वेस्ट करें, जितना लंबा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपके पास बल्क में पैसा बन जाए, आप उठा के आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो देन यू कैन गो अहेड। और एक चीज, आई प्रेफरेबली सजेस्ट माई क्लाइंट्स, डू नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी, Okay. बिकॉज प्रॉपर्टी आप अगर खरीदते हो, आज एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज थाना में अगर मैं बात करूं, मेरा ऑफिस थाना में है, इसलिए थाना में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी प्रॉपर्टी 1-1.25 करोड़ के नीचे कुछ नहीं है। Hmm. बट वो सेम 1-1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मुझे रेंटल पे लेनी है, तो 25 से 30 हजार रुपए का रेंट आएगा। तो अगर आप इसका परसेंटेज यील्ड निकालें कि मेरा गेन क्या हो रहा है, इट कम्स टू हार्डली 2.5-3%। Okay. तो एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हालांकि मेरे बहुत सारे बिल्डर क्लाइंट्स भी हैं, तो शायद वो सुनेंगे तो नाराज होंगे, नाराज है। बट एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली नो नो। Right. अगर घर ले सकते हो, बेटर है रेंट पे ले लो फिलहाल, क्योंकि बहुत सस्ते रेंट में आपको अच्छे से अच्छे एरिया में फ्लैट मिल जाएगा। आप कल हीरानदानी में रहना चाहते हैं, परसों पवाई के हीरानदानी में रहना चाहते हैं, यू कैन गो एट। 8-10 साल 15 साल आप रेंट पे रहो, अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी में रहो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास सरप्लस पैसा आ गया है, देन डेफिनेटली यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी विद योर ओन मनी इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ लोन। बट अभी लाइक कमिंग ऑन टू दैट टॉपिक, जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी बोले या आई डोंट नो, इंडिया में ऐसा ज़्यादा माना जाता है कि खुद का घर होना इज लाइक द बेसिक रूल। सब अभी अब कोई भी किसी को भी उठा लो, कोई भी देख लो,
तो मेन उनका फोकस क्या रहेगा कि नहीं काम कर, पहले खुद का कर ले। True, true. कोई भी फादर मदर जो भी पेरेंट्स हो Absolutely. गए, वो लोग पहले वही फोकस रखते हैं। तो उनका कहना क्या रहता है, कोई भी बिजनेसमैन दूसरा जो भी है वो लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि खुद का कर लो, ईएमआई भरो, ये करो, जो भी वट एवर द XYZ रीजन। बट उनका फिर कैसा होता है कि अगर रेंटल ले रहे हो तो सामने वाले का तुम जेब भर रहे हो, जी. और फिर ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी आ ही जाती है वहाँ पे एक ऐसा वो पॉइंटर आ जाता है, वो पिन पॉइंट बार बार किया जाता है कि अरे अभी तक रेंटल है, अरे अभी तक ये है। तो मतलब कैसा जब बोला जाता है कि सामने वाले का तुम पैसे भरते जा रहे हो, अभी यही सोचो तुम अगर लिए होते और तुमने अगर रेंट पे दिया होता तो तुम्हारे जेब में आ रहा होता। True. तो वो मतलब ऑल द वे वहां तक वो पॉइंट पर चला जाता है। तो See, हाउ डज दैट वन टैकल? I absolutely agree with you. हम्म इनफैक्ट मैं एक किसी क्लाइंट से बात कर रहा था तो मैंने सेम चीज़ को सजेस्ट किया, और यंग चैप अराउंड 26-27 ईयर्स, Right. तो उसने बोला कि सर आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन जब मुझे लड़की वाले आते हैं घर में बात करने के लिए तो पहले वो बोलते हैं कि घर खुद का है खुद का है कि नहीं, एग्जैक्टली। सो आई एग्री विद यू। सी बट यही चीज़ हमको चेंज करनी है। राइट। आज मैं लोन लेके मैं ईएमआई भरता रहूं, और ऐसा भी नहीं कि आप अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पे जो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत लो है, 1% 2% इंटरेस्ट रेट है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, वी आर पेइंग 7%, 7.5%, अभी तो 8% हो चुका है। हाँ। तो दैट्स अ बिग अमाउंट विच इज गोइंग आउट, विच इज आउटफ्लो। राइट। तो शुरू से हम कर्जे में एक तरह से बोले, यही मेंटेलिटी चेंज करनी है कि पहले आप अपना पैसा बनाओ, पैसे को ग्रो करो, मनी शुड बी मल्टीप्लाइड एंड देन यू बाय अ प्रॉपर्टी। दैट्स अ हाँ, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ इंडिया है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो ठीक है ना, आप रहने के लिए घर ले लो, उसके बाद में एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली नो नो। आप रहने के लिए घर लो, उसमें रहो, भले ठीक है, बट उसके अलावा दूसरा घर लेना वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जिनके पास में 3-3, 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं खुद, मेरे पास में 3 प्रॉपर्टी है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, लेकिन ये बहुत पुरानी ली हुई है जो फादर के सपोर्ट से ली गई थी। राइट। ये नहीं होनी चाहिए। ओके। आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी लें, वो भी आपको लेनी है तो अपने रहने के लिए, उसके अलावा प्रॉपर्टी का रीजन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑप्शन प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं है। योर मनी शुड गो इनटू म्यूचुअल फंड्स। अब आप देखिए, आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपके पास में सारी बेस्ट कंपनियों के फंड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल ICICI बैंक की बात करते हैं, इतना बड़ा बैंक है, ऑलमोस्ट 25 साल से बैंक चल रहा है, एवरेज 17-18% से बैंक एवरी ईयर अपनी ग्रोथ दिखाता है। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट ICICI बैंक में जाके FD करते हैं, 6% की, 7% की FD करते हैं। अगर वो बैंक आपको 7% की FD दे रही है तो क्यों ना मैं उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाऊं जो मेरे को 15%, 12%, 14% दे सकती है। आप ट्रस्ट तो कर रहे हैं ICICI बैंक पे, अपना पैसा उनको FD में दे रहे हैं, तो क्यों ना उस कंपनी में डायरेक्टली पैसा लगाएं। राइट। म्यूचुअल फंड आपको यही हेल्प करता है, एक बंच ऑफ स्टॉक्स अच्छे वाले लेके उसमें आपको इन्वेस्ट करवाता है। सो 40 से 50 कंपनियां एक फंड में आ जाती है, आपकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। सी प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, बहुत से लोग हमारे जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि मैंने म्यूचुअल फंड में डाला तो ये जुआ है, गैम्बलिंग है। उनको लगता है कि मैंने अगर यहाँ पे पैसा लगाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है। यूएस में आज की तारीख में 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी मार्केट्स, वेयरएज इन इंडिया इट इज ओनली जस्ट 4-4.5%। ये इतना बड़ा गैप है। ये क्यों है? बिकॉज हमको ये चीजें बचपन में सिखाई नहीं गई। हमको लगता था कि स्टॉक मार्केट जुआ है, फ्रॉड है, गैम्बलिंग है, ये प्रॉब्लम रहा है। सो बहुत जरूरी है ये चीज को हम ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से सिखा सके लोगों को। Coming down to our second question is, which is that only lack of info given by the school for investing in stocks. तो हम लोग जब स्कूल में होते हैं, other than specific subjects, उसके अलावा और कुछ तो हम लोग को सिखाया जाता ही नहीं है। तो मतलब रियल लाइफ में जो हो रहा है, या कोई भी एस्पेक्ट पकड़ लो आपके, कोई भी जनरल लाइफ का, which is important, which will help you in like further life or in general life, वो तो बताया जाता ही नहीं है। So like जैसे स्कूल में नहीं देता है, तो वो टाइम पे आपका उसका like what is your take on that? मेरे हिसाब से तो सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। आप भी यकीन मानोगे ये चीज़ को, 90% ऑफ द पब्लिक जो भी वो पढ़ाई करती है, मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं कर रहा हूँ फाइनेंस, सो 90% पब्लिक के साथ यही होता है। हम किसी ना किसी तरीके से अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये जहाँ लाइफ ले गई वहाँ चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हमारे पास डेफिनेटली इस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली
पैसा कैसे बनता है, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें तो कहीं बुक में है ही नहीं। नहीं नहीं, ये सब आपको आती है शायद 11-12 के बाद, वो भी जब आप कॉमर्स में जाते हो तो। बट वो भी इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, लाइक Absolutely ओनली not. हार्डली आई गेस 0.5 और 1%, 2% बिल्कुल मैक्स। बिल्कुल। द अदर डे आई वाज हैविंग अ सेशन विद रूपरल कॉलेज का स्टूडेंट्स। राइट, ये सारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 150 के क्राउड में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जो समझ पा रहे थे कि मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ। राइट, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आने के बाद में भी बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है। Information नहीं सो इट्स अ बिग फ्लो आई कैन से कि फिनेंस मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाता। पढ़ाई नहीं ये जाता। बहुत बेसिक, मुझे तो लगता है कि शायद 8th-10th के बच्चों को पता होना चाहिए। Exactly. वो ग्रेजुएशन तक लोगों को पता नहीं होता है। सो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्कूल से, स्कूलिंग में Start होना ये चाहिए। बिल्कुल सिखाना चाहिए। जितना मेरे को मालूम है अबाउट फाइनेंस इज फ्रॉम यूट्यूब। एब्सोल्युटली। ये तो अभी देखो, आज आपके पास में यूट्यूब है, गूगल है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में ले पाते हो। जब हम अपना कॉलेजिंग या स्कूल कर रहे थे उस समय तो कुछ भी नहीं था। भी नहीं था। अगर उस समय चीज़ें पता होती तो शायद आज मैं कहीं और होता। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और इनफैक्ट आज भी मैं मतलब सब लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, फिनेंस ऐसी चीज़ है जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते। आप ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है या नॉलेज कम है, दैट इज ओके, देन देयर आर फंड मैनेजर्स, देयर आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हु कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो। बट अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो रिस्क है, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो तो फिर प्रॉब्लम है बड़ा। Also, like, how would you explain investing as a whole topic to a 16-year-old? 16 years old, वेरी स्मॉल। Yeah. उस समय तो शायद उसकी अर्निंग्स भी चालू नहीं होती है। बट या ऑफ कोर्स जितना भी पेरेंट्स से मिलता है बिल्कुल यार, बिल्कुल। वैसा। सो एक है ना मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, जिसमें सलमान खान और आई थिंक अक्षय कुमार वगैरह थे। सलमान खान ने उसमें एक सीन दिखाया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा को जब कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके कुछ पिगी बैंक्स होते हैं, Right. मिट्टी के पिगी Yes, बैंक्स, yes. जो वो तोड़ के उसमें से पैसा निकालता है। Right, हाँ। अगर आप देखें वो हार्डली एक 5 सेकंड का सीन है जिसमें लिखा है, एक पिगी बैंक पे लिखा होता है कि मेरी बहन की शादी के लिए। Yes, yes. एक होता है मेरे मम्मी के एजुकेशन, मतलब माँ के आई का ऑपरेशन, माँ के आंखों के ऑपरेशन के लिए। सो ये जो पिगी बैंक है बेसिकली, ये सारी वो SIPs हैं जो आज की तारीख में बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। 16 साल का बच्चा भी अगर उसको घर से खर्च मिल रहा है, हम खर्ची बोलते हैं, अगर वो खर्ची उसको मिल रही है, डेफिनेटली वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करना SIP आज की तारीख में आप 500 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 500 रुपए करके वो वैल्यू कितना बड़ा हो जाएगा आपको खुद नहीं पता। मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं ICICI बैंक में था तो हम लोग कई बार क्लाइंट से बात करते थे फ़ोन पे खड़े होके, और मेरा वॉचमैन मुझे सुनता था कि मैं जब क्लाइंट से डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार मेरे पास आया, मुझे बोला कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है, मतलब उसको बच्चा हुआ था, तो बोला कि फैमिली बढ़ रही है, बच्चा आ गया घर पे, तो क्या करना चाहिए। बोला तू 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। बोला हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 500 रुपये से जब मैंने उसके लिए कैलकुलेशन किया कि क्या मैं उसको सजेस्ट करूँ, वो 500 रुपये अगर मैंने ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि 500 रुपये अगर इसने 25-30 साल छोड़ दिया तो क्या वैल्यू बढ़ेगा। फिर मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने चलो और लंबा छोड़ा तो क्या होगा, फिर और लंबा छोड़ा तो क्या होगा। मैं कैलकुलेशन पे आया कि अगर 500 रुपये मान लीजिए किसी ने 60 साल तक कंटिन्यू किए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और जस्ट हैविंग अ कैलकुलेशन, जब 500 रुपये आप 60 साल तक कंटिन्यू करते हैं, यू विल नॉट बिलीव आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, सिर्फ 3,60,000। द कॉर्पस बिकम्स 4,75 lakhs। Oh God. It is just 500 rupees per month, or corpus becomes 4.75 crores. This is the power of compounding. For average person like a watchman or a bodyguard. Absolutely, 500 रुपए 1000 रुपए बिल्कुल कर सकता है। अब चलो वहां पे 500 रुपए का एग्जांपल था और 60 साल का था, आप 1000 रुपए कर लो और 30-35 साल छोड़ दो, इट विल बी 4 crores। तो 30 साल तो डेफिनेटली हर कोई रख सकता है। आज अगर मान लीजिए कोई 16 साल नहीं, तो 20 साल का एग्जांपल, तो 20 साल का बच्चा अगर स्टार्ट करे 1000 रुपया डालना और 30-35 साल छोड़ दे, रिटायरमेंट एज 50-55 आ गई, उसके बाद 4-5 करोड़ रुपए रेडी हो गए। और ऐसा तो नहीं कि हमारी इनकम कभी बढ़ेगी नहीं जो हम 1000 के ऊपर बढ़ाएंगे नहीं। आज 1000 है, कल 2000 होगा। जब मैंने अपनी SIP स्टार्ट की थी 2001 में, इट वाज 1000 रुपीज। आज की तारीख में 60,000 की SIP जाती है। जैसे जैसे आगे और मेरी ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाएगी। सो उसके वजह से न मुझे कभी मेरे बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आया, न और कोई एक्सपेंसेस में मुझे प्रॉब्लम आया। जब कभी मुझे पैसा चाहिए था, सरप्लस पैसा मेरे पास पड़ा था, और मैंने इसलिए कभी उसके बाद फिर लोन वोन लिया नहीं, सारा काम मेरा उसी पैसों से हो जाता है। सो इस तरीके से आप प्लान करें।
So next is like again connected to that topic, which is kids today aren't as involved or least interested when it comes to investing. So how does one create interest in their kids or generally teenagers? See, I believe that जब पैसा पैसे को खींचता है ना, और जब हमको दिखता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, तो बड़ा मजा आता है. Of course, true. It is very much important. Whatever is possible, it is 500 or 1,000 or 5,000, whatever is comfortable to you. You should start investing as soon as possible, as soon as tomorrow itself. जब वो 500 आप देखोगे ना, 500 हर दिन पैसा बढ़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है, कभी बढ़ेगा भी, कभी नीचे भी जाएगा. लेकिन जब 500 का 520 होगा, 500 का 550 होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा. Right. सो बहुत जरूरी है, पैसा डाल दो और उसको भूल जाओ. सी आप मुझे बताइए, ICICI बैंक, टाटा, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, LNT, आपको लगता है ये कंपनियां बंद होंगी? बिल्कुल नहीं. तो जब ये कंपनियां बंद नहीं होंगी तो आपका पैसा भी डूबेगा नहीं. Right. ये ट्रस्ट पहले तो बनाना पड़ेगा. लोगों के दिमाग में जो है साइकोलॉजिकली बैठा हुआ कि ये गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ प्योर इन्वेस्टिंग. हमने सुना था राकेश झुनझुनवाला जी बड़ी बड़ी कंपनियों में काफी पैसा लगाते थे, राइट? और कहाँ से कहाँ पहुंचे. 5,000 रुपए लेके वो बॉम्बे में आए थे. ही वॉज अ CA, और आज उसकी वेल्थ कहाँ है आप लोग को पता है. सो ये कैसे हुआ? राइट कंपनीज में उन्होंने पैसा लगाया और उसको लॉन्ग टर्म छोड़ दिया. बाटा में, टाइटन में, मतलब मोर देन 25-30 साल उन्होंने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे. आप जब कोई भी एक पेड़ लगाते हो ना, नॉर्मली आम का पेड़ लगाते हैं सपोज, आम का पेड़ जब आप लगाते हो तो उसको रेगुलरली आप उसको पानी देते हो, उसको धूप से भी बचाते हो, उसको फर्टिलाइजर्स भी देते हो, 7 से 8 साल उसको उसका केयर करते हो, तब जाके वो फ्रूट देता है. उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी वैसे ही है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा. आप 500 लगाओ, 5,000 लगाओ, 5 लाख लगाओ, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको उसको टाइम देना चाहिए. जितना लंबा आप उसको टाइम दोगे उतना आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा और आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा. सो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आदत डालो, स्टार्ट करो. एक बार स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको दिखेगा मेरा पैसा अच्छा बन रहा है, आप कभी पैसे को फिर मतलब ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी, आप फिर कभी पैसे को वापस निकालोगे नहीं और ग्रो कराओगे उसको. This would be what would be the initial step for investing for a person who has just started earning? So like if ये तो teenager और ये सब की बात हो गई. For like if supposing मैं बात कर रहा हूँ, या 20-22 year old के कोई हो गए जो अभी अभी जॉब लगा है उनका, या जो भी whatever 18-22 जो भी हो गए, तो उनका like supposing minimum अगर पकड़े 15,000 बेसिक सैलरी होता है सब जगह, 15-12,000 if we take that, तो उसके हिसाब से how would one start investing in that? सो सी सैलरी आपकी जो भी आ रही हो, सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स होनी चाहिए. आई मीन आपकी सैलरी 15,000 आ रही है, पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा. हम उल्टा करते हैं. हम क्या करते हैं, पहले हमारी सैलरी आई, अगर मान लो मेरी सैलरी 100 रुपये है, उसमें से मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं, मान लो 50 रुपये, अब मेरे 50 बच गए तो वो मेरी सेविंग हो गई. इट शुड बी रिवर्स्ड. 100 रुपये अगर मेरी सैलरी आ रही है, पहले सीधा मैं 50 रुपये सीधा इन्वेस्ट कर दूँ, और बाकी बचा मेरे पास 50, उसमें से ही मैं इंश्योर करूँ कि मेरे जो खर्चे हैं वो उस 50 के अंदर ही हों. दिस इज द राइट वे. आपको करना क्या है, स्टार्ट करने के लिए पहले तो, अब वैसे तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है. हर फंड्स की अलग अलग रिस्क होती है. आपको बहुत ज़्यादा रिस्क इनिशियली नहीं लेनी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, आपने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया है. सो आपको स्टार्ट करना है कंजर्वेटिव फंड से. कंजर्वेटिव फंड्स का मतलब ये होता है, आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी जो होता है, जो स्टॉक्स का जो एक्सपोजर होता है वो 30-35% ही होता है. बाकी पूरा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट फंड, सिक्योरिटीज़ में जाता है वो पैसा. यहाँ पे आपकी रिस्क कम है, रिटर्न भी कम होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी आपको FD से बेटर रिटर्न देता है. 9 से 10% का रिटर्न होता है. थोड़ा अगर उसके ऊपर जाना है तो हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि थोड़ा FD जैसा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा मार्केट जैसा इंस्ट्रूमेंट. आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. और थोड़ा ऊपर जाना है तो फिर आप लार्ज कैप फंड्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने जो कंपनियों के नाम लिए अभी, सारी बड़ी कंपनियां उसमें आ जाती हैं. तो ये सारे फंड्स जो है धीरे धीरे आपकी रिस्क को बढ़ाते जाएंगे. तो उनका ये जो लार्ज कैप कंपनीज है, उनका फिर इन्वेस्टिंग या पर स्टॉक फिर बेसिक मिनिमम कितना होगा? 500 रुपये. आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके भी म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर सकते हैं.
ये जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, ये बेसिकली पूल करते हैं पैसे को। आपने 500 डाले, इन्होंने 1000 डाले, मैंने 5000 डाले, ऐसे करके सारा पैसा जो जमा होगा उसमें से वो सारे स्टॉक्स खरीदते हैं, जो सारी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। और फिर उसके हिसाब से जिसने जितना पैसा दिया है उतने यूनिट्स आपको एलोकेट करते हैं। अब आपने 1000 दिया है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, आपने 500 दिए तो आपको कम मिलेंगे। तो आपने जितना कंट्रीब्यूशन दिया है उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वो जो स्टॉक्स हमने लिए हैं पोर्टफोलियो में उनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, आपके यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे प्राइस को बोला जाता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। वो उसकी वैल्यू आपको दिखेगी, वो बढ़ती जाएगी। आप देख लो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सारे पुरानी कंपनीज हैं और इनके जो फंड्स होते हैं ये 10 रुपए की NAV से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिसका प्राइस होता है वो 10 रुपीज का होता है। लेकिन आज ऐसे भी फंड्स हैं जो 500-500 की NAV पे चल रहे हैं। यानी कि वो 10 रुपए में आया था और आज 500 रुपए हो गया। तो कितना, मतलब 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। एक HDFC का फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मान लीजिए सपोज आज से 26 साल 26 साल पहले फंड आया था, 26 साल पहले किसी ने उस समय अगर 10 लाख रुपए लगाए होते एग्जाम्पल, तो उसकी वैल्यू आज 26-27 साल बाद 10 करोड़ रुपए होती। किसी ने SIP की होती तो उतना ही मल्टीप्लिकेशन से उसका वैल्यू बढ़ा होता। अब देखा जाए तो FD, अगर समझो मैं एग्जाम्पल में बात कर लूँ FD की, अगर यही सेम 10 लाख रुपए हमने FD में डाले होते, आज करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास FD होती। बट 10 करोड़ म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स का फर्क है। सो इसीलिए इक्विटी में आप इक्विटी इग्नोर नहीं कर सकते ये पीरियड में। एक टाइम था जब FD के रेट्स 12% 13% होते थे, तो देन ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड ऑप्शन। बट धीरे धीरे आप देखो FD के रेट नीचे आते गए। लोगों को ये समझना पड़ेगा, आज जितने भी आप फॉरेन कंट्रीज देख लो, सारे वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नीचे हैं, 1% 2%। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपको FD रखनी है तो आपको जेब से पैसा देना पड़ता है, ऐसे भी कंट्रीज हैं। आज नहीं तो कल इंडिया में ये होने वाला है। नेक्स्ट 15 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में आप देखोगे कि FD रेट 2% 3% पे इंडिया में भी होंगे, 100% होंगे। आप सोचिए ना, 1980 में FD के रेट 14%, नीचे आते आते आज हम 6% पे तो आ गए। नेक्स्ट 20-25 साल में डेफिनेटली विल बी 2.5-3%। सो ऐसे टाइम पे यू नीड अ फंड विच बीट्स इन्फ्लेशन बाय एटलीस्ट 3 to 4%। अगर मेरी महंगाई 7% से एवरेज इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मेरा रिटर्न्स कम से कम 11-12% से बनना चाहिए, तो ही मेरा पैसा ग्रो होगा। अदरवाइज नहीं तो फिर मैं लॉस। अब सिंपल एक चीज, आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल मान लीजिए आज इसकी वैल्यू 100 रुपए है, एक साल बाद 100% 107 होने वाला है। बट अगर मैं पैसा FD में आज भी रख रहा हूँ तो वो 106 होगा। उसके ऊपर आप टैक्स दोगे तो एक्चुअली आपका पैसा तो सिर्फ 4 रुपए से बढ़ेगा, जबकि महंगाई 7% से बढ़ रही, तो आपका पैसा डिग्रो हो रहा है। आज की तारीख में ये क्लैरिटी लोगों को नहीं है कि FD इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। गोल्ड में आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग आप जानते हो जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट में तो हर कोई जानते होंगे आप जिन्होंने इन्वेस्ट किया हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड को जाके बेच के प्रॉफिट बुक किया? कोई नहीं करता। हम लोग सिर्फ गोल्ड बनाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, फीमेल्स पहनती हैं, या हम लाके अपने लॉकर्स में रख देते हैं। बट अदरवाइज तो फिर आप जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी? गोल्ड इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर एसेट क्लास। और आपको गोल्ड लेना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं लेना चाहिए। पेपर गोल्ड अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स में, आपके पास में गोल्ड फंड्स होते हैं, आप 5% का एलोकेशन गोल्ड में डाल दीजिए। सो आइडियली ऐसा होना चाहिए। इफ 30-35 ईयर्स जो भी एज हम बात कर रहे हैं, जब अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, सो कंजर्वेटिव फंड से स्टार्ट करें, जिसमें आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ले लो या फिर हाइब्रिड फंड ले लो। थोड़ा जैसे जब आपकी इनकम बढ़ती है, आप धीरे धीरे अपने फंड्स को थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ लेते जाइए, जो आपको 12-13-14% दे सके। और फिर थोड़ा सा पैसा गोल्ड फंड में, थोड़ा सा पैसा डेट फंड में लगाना जरूरी है। सो इसको प्रॉपर एसेट एलोकेशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब इक्विटी मार्केट नीचे जाते हैं, मार्केट्स हैं ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, लेकिन ये जब मार्केट नीचे जाएंगे उस समय एटलीस्ट आपको गोल्ड और डेट आपका थोड़ा सा रिटर्न आपको देता रहेगा। सो इसलिए यू हैव टू डाइवर्सिफाई। हमने कई बार सुना होगा ना, वी शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो दिस डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। म्यूचुअल फंड वैसे भी इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बिकॉज एक ही फंड में आपको बहुत सारी कंपनी मिल रही है, बट उसके बावजूद भी यू शुड हैव डेट, यू शुड हैव गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब कभी मार्केट करेक्ट होता है, यानी कि जब मार्केट किसी रीजन से नीचे जाता है। हमने कोरोना में देखा 42,000 का सेंसेक्स
कोरोना मार्च में जब कोरोना आया 2020 में, इट हैज़ कम डाउन टू 25,000. सो ऑलमोस्ट इट वाज 40% डाउन. दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. अगर हमारे पास पैसा उस समय है, To आप buy. बिंदास उसमें पैसे लगा दीजिए. Right. आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स खरीदिए, आप अच्छे स्टॉक्स खरीदिए और उसको साल 1.5 साल भूल जाइए. आई टेल यू माई एग्जाम्पल. 2020 में जब कोरोना आया, मेरे पास 3.5-4 लाख रुपए थे. वो 3.5-4 लाख रुपए मैंने उस पीरियड में लगाए. मार्च में थोड़ा थोड़ा करके लगाया मैंने. ऑलमोस्ट एक महीने में मैंने वो 3.5-4 लाख रुपए लगाए, जिसकी आज वैल्यू 11.5 लाख रुपए है. इट इज जस्ट 2 years. 2 साल में वो पैसा काफी 3.5 टाइम्स हो चुका. क्यों? बिकॉज वो बॉटम मुझे मिला, अच्छे लेवल पे मैं एंट्री कर पाया और 6 महीने में मार्केट फिर ऊपर था. सो ऐसे मौके बार बार नहीं आते. नहीं आते. हमने 2008 में देखा था जो बड़ा फॉल आया था बिकॉज ऑफ द लीमन ब्रदर क्राइसिस. Right. उसमें 60% 58% मार्केट करेक्ट हुआ था. बट 6 महीना जो भी वहां रुका रहा, मार्केट्स फिर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे थे. सो इट्स लाइक अ रबर. आप जैसे खींचोगे लेकिन जब छोड़ोगे तो वापस वहीं जाता है. सो मार्केट भी ऐसे ही है. अगर ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा करेक्शन आया, it will take not more than 6 months or maybe maximum a year. Market will come back again to the same level. Patience चाहिए, discipline चाहिए. True. हाँ, वो तो है. The only option where you can make money in equity markets is discipline as well as patience. Also, मतलब I wanted to ask, like, if someone मेरा ही पकड़ लेते हैं. I have like 2 to 3 things that I pay EMI for. तो मेरा पकड़ लेते हैं, इफ सपोजिंग मेरा 200 रुपीज़ का मेरा अगर इनकम है, उसमें से मेरा अराउंड 180 मैक्स, मतलब 190 तक तो मेरा जाता ही है EMI में. आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है. तो उसमें से सेविंग फिर कैसे शुरू करें? बहुत टफ क्वेश्चन है ये तो. Exactly. सी यही तो प्रॉब्लम है. यही तो मैं चेंज करना चाहता हूँ. हम जैसे ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं, हम घुस जाते हैं लोन्स के चक्कर में. आज की तारीख में आपको फोन EMI पे मिल जाता है, आपको गाड़ी EMI पे मिल जाती है, घर मिल जाता है. और इसी वजह से हम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं. और बैंक को तो क्या फायदा है ना, आप 12%, 13%, 15% पे आप अपने फोन ले रहे हो, कार आपका 10% लोन पे चल रहा है, घर आप 8% पे दे रहे हो, तो बैंक का तो फायदा ही है. लेकिन ये इंटरेस्ट भरते भरते ना आपको नहीं समझ में आता है कि हम दुगना तिगना पैसा दे देते हैं वहां पे. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि पहले हम सरप्लस बनाएं. कभी भी पहले हमारे पास सरप्लस अच्छा हो, फिर आगे ना आप गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, जो करना है करो अपने पैसे से. जितना हो सके लोन अवॉइड करें, उतना बेस्ट ऑप्शन है. एक तरह से हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने की कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो, बट हम उल्टा कर रहे हैं. हम घर खरीद रहे हैं या हम गाड़ी खरीद रहे हैं और हम लोन लेते जा रहे हैं, जो आपको उसके ऊपर और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. सो एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन दूसरी तरफ मैं सेव ही नहीं कर पा रहा हूँ पैसा. सो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है. पहले हमेशा इन्वेस्ट करो, स्लोली अपना कॉर्पस बड़ा करो, और उसके बाद आप फिर गाड़ी खरीदो, घर खरीदो. बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने का. पहले इनिशियल फेज जो होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से कम आपके जॉब के कम से कम 10 साल इनिशियली आपको ये लोन्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए आइडियली. बट ऐसा होता नहीं है. नॉर्मली 2-3 साल के बाद लोन ले लेते हैं लोग, विच शुड बी अवॉइड. इट शुड बी ऑलवेज एटलीस्ट 8 से 10 साल में पहले पैसा सेव करो. क्या होगा अगर आपने 10 साल बाद अगर घर ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इतना ही होगा कि सिर्फ आपका जो कॉर्पस है ना, करीब करीब आप ज्यादा नहीं तो 25, 30, 50 लाख बना सके होंगे. आप लोन कम लोगे, EMI आपका कम जाएगा, आप पैसे ज्यादा फिर भी बचा पाओगे. सो आइडिया ये है कि आप पहले सेव करो, फिर बाद में आप इस तरह के लोन्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो. Like even if like there is like compulsion कि ये भरना ही है, like अभी आपने तो ले लिया, तो वो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं. Like अगर 190 जा रहा है तो वो 10 में से आई गेस 5 भी हम लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी सर. लेकिन अगर 190 जा रहा है, बाकी आप खाओगे क्या? एग्जैक्टली. सो अगर मैं 200 कमा रहा हूँ, उसमें से 190 तो ये मैं भर रहा हूँ. समझा. तो पीछे खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो खाएगा क्या और इन्वेस्ट क्या इसमें करेगा? ये आइडियल सिचुएशन ऐसी बहुत से लोगों के साथ होती है. फिर क्या होता है, फिर आपका बेसिक जो खर्च है ना, वो करने के लिए भी आप फिर से और लोन उठाओगे. तो ये लोन का जो चक्कर है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा. सो ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है. जितना हो सके आप इसको अवॉइड करें. अब जहां बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे हमने बात की कि एक घर तो होना ही चाहिए, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी. सो ऐसे केस में आप घर ले रहे हो तो कम से कम सपोर्ट ले लो. मॉम डैड का सपोर्ट है, कहीं से फाइनेंस, वहां से थोड़ा हेल्प मिल गई. सो अगर मैं 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि उसको 1 का नहीं लेके 70 का ही लूँ. इनिशियली 70 का ले रहा हूँ, उसमें से मुझे 25, 30, 50 मम्मी ने हेल्प कर दिए, पापा ने हेल्प कर दिए, तो मुझे कम से कम लोन लेना पड़े, देन ऑल्सो इट इज ओके.
कम से कम जितना आप लोन ले पाओ उतना अच्छा। व्हाट इफ सोलली अगर एक ही इंसान ले रहा है तो, लाइक इफ सपोजिंग अभी आपने बोला कि फैमिली से हेल्प ले लो या क्या, इफ सपोजिंग वो बैकिंग ही नहीं है तो फिर कैसे, लाइक हाउ डज वन सो ऐसे केस में आई थिंक आपको काफी टाइम तो रेंट पे स्पेंड करना चाहिए। ओके रेंटेड प्रॉपर्टी अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत कम रेंट आपका जाता है। हाँ यूएस में उल्टा है, यूएस में आप बहुत ज्यादा रेंट देते हो क्योंकि वहाँ के रेंटल यील्ड्स बहुत ज्यादा है और लोन बहुत सस्ते मिलते हैं। तो वहाँ पे जो भी यूएस में जाता है 1-2 साल के बाद खुद का घर ले पाता है आराम से, बिकॉज ईएमआई मतलब रेंट से बेटर तो है मैं ईएमआई भर लूँ, घर खुद का हो जाएगा। इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में रेंट बहुत सस्ता है, 20-25 हजार में आपको अच्छा खासा 2 BHK थाना के एरिया में पॉश एरिया में मिल जाएगा। दैट टू इन मुंबई ज्यादा है। हाँ बॉम्बे में ज्यादा है, बाकी जगह तो और कम है। अब जैसे पुणे में मेरा जो ऑफिस है 10,000 का रेंट पे वो ऑफिस मिला हुआ है मुझे। इट्स मोर देन 300 कारपेट, 300 का कारपेट मुझे 10,000 के रेंट पे मिला हुआ है। तो बाहर जितना आप जो टियर 2 सिटीज हैं, टियर 3 सिटीज हैं, वहाँ पे तो रेट्स और कम है। राइट सो इट इज बेटर। उस दिन मेरे, सॉरी टू कट यू, बट उस दिन there's this friend of mine, कॉलेज की फ्रेंड है, एंड she is into real estate, as in उसके डैड का ही बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है वो। तो मतलब वो विला और बंगलोज में है। तो आई वाज जनरली आस्किंग, और ये हैदराबाद, आई गेस हैदराबाद या भोपाल साइड का कुछ ये है एरिया। तो आई वाज जनरली आस्किंग कि उसके क्या प्राइसेस हैं, स्टफ लाइक दैट। तो उसने बोला 45, मतलब 45 में कितना ही मिलेगा। मेरा तो आइडिया अभी उस हिसाब से चल रहा है ना कि 45 में यहाँ पे 1 BHK 2 BHK कुछ भी हार्डली मिलता है। वहाँ पे उसने बोला 3 BHK विद अराउंड 1000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, 3 BHK बंगलो, लाइक प्राइवेट, लाइक क्या बोलते हैं, एरिया उसमें हो गया, बना हुआ है और पूरा प्रॉपर वेल फर्निश्ड विद एवरीथिंग, सब मिला के 45 एंड 47 में। लाइक एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब हाउ इज दैट सो डिफरेंट। ट्रू सी बॉम्बे में बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस है, बाहर वैसा नहीं है। मैं दुबई गया था, वहां पे मुझे 2 BHK लैविश प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ में मिल रही है। तो वो बॉम्बे में नहीं मिलती उतनी। वही, हाँ। तो ये इन्फ्लेशन जो है ना, जो इन्फ्लेटेड रेट है, ये बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में या बोरिवली में 1.25 करोड़ में 2 BHK नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीरियसली। कल्याण में देख लो, लगभग 2 BHK आपको अच्छा घर चाहिए अच्छे एरिया में 1 करोड़ के आसपास तो कल्याण में चला जाता है। सो वो बिल्कुल सही है। सो जितना हो सके आप प्रॉपर्टी को छोटा थोड़ा इनिशियली, अगर आपको घर खरीदना ही है तो फिर थोड़ा छोटा ले लें। 1 करोड़ न डाल के मैं 75 डाल दूं, 70 डाल दूं। उसमें अगर आपको कोई साथ में फैमिली हेल्प मिल जाती है तो बेस्ट है। जितना हो सके आपका आउटफ्लो लोन के थ्रू कम हो उतना अच्छा है। दैट शुड बी द आइडिया। अभी हम लोग टीनेजर्स पे आ गए, मिलेनियल्स पे आ गए, अभी इससे थोड़ा आगे जाते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग अ फैमिली, many families do not have their investments figured out. So how should one do that? Like उनका family के बाद, like as in 4 people or 3 people or 5 people, whatever the case is, तो उनके लिए how does one look after their investments और बाकियों को भी cover कर ले, वो कहाँ से शुरू करना चाहिए फिर? See, इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चीज है जो जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना इम्पोर्टेंट है और उतना अच्छा आप वैल्यू बना पाएंगे। एक मेरे पास एग्जाम्पल था जहाँ पे 2 एज को कंपेयर किया था। एक 25 साल का बंदा है जो महीने का 5,000 रुपये से स्टार्ट करता है SIP, और एक 35 साल का बंदा है जो 10,000 रुपये से SIP स्टार्ट करता है। दोनों को 60 में रिटायर होना है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे, जो 25 साल वाला था उसने भले 5,000 डाला बट उसका कॉर्पस ज़्यादा है कंपेयर टू जिसने 10,000 डाला, क्योंकि उसने 10 साल लेट स्टार्ट किया। सो आप जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा। बट स्टिल अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो जब जागो तब सवेरा। अगर आप 35 साल में भी स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। और आप 2 चीज़ों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक, आप हर महीने का फिक्स SIP लगा दीजिए विच इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। हर महीने बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट, आपको जितना कंफर्टेबल है, महीने का 10,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं हर महीने का, वो आपके ऊपर है। हर महीने आप उतना इन्वेस्ट करना चालू कर दें। और जब जब कभी कोई जॉब करता है तो उसको कोई बोनस आता होगा, कोई इंसेंटिव्स आते होंगे, बिजनेस में तो कई बार एक्स्ट्रा पैसा बीच बीच में आता रहता है, उसको एडिशनल टॉपअप करते रहें। आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं ना तो आपका कॉर्पस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। सो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपके बच्चों, अब जब हम बात कर रहे हैं 30-35 साल की, यानी कि छोटा बच्चा होगा 2-3-4 साल का, तो 15 साल उसकी एजुकेशन दूर है जहाँ पे एक बड़ा पैसा लगेगा। 12th के बाद में बच्चा नॉर्मली हायर स्टडीज के लिए जाएगा, तो उसको कम से कम नहीं तो भी मैं अगर 15 साल बाद बात करूं तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए तो बहुत छोटा सा अमाउंट है।
तो उतना पैसा चाहिए, आज आप धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट करना चालू करें, वो कॉर्पस रेडी हो जाएगा। फिर रिटायरमेंट ऐसी चीज है जो हमारे इंडिया में लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है रिटायरमेंट में बहुत टाइम पड़ा है, और जब एक्चुअल रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उनको पता चलता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। आप देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोग इतने रिलैक्स क्यों रहते हैं? बिकॉज वहाँ पे वो बहुत पहले से ये सारी चीजें प्लान कर लेते हैं। ऑफकोर्स गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है वहाँ पे, बट स्टिल बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दे हैव लॉट ऑफ इंश्योरेंस इन देयर पोर्टफोलियो, उनके पास इतना पैसा होता है कि बड़े आराम से वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ जहाँ जाए वहाँ जी सकते हैं। वो बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत घूमते हैं उस समय रिटायरमेंट की एज में, क्योंकि उनके पास उतना कॉर्पस रेडी होता है। हमारे केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल आइडियली हमने लिया कि 25-26 साल का हुआ, मैंने लोन ले लिया, उसके बाद मैं गाड़ी ले ली, तो ये लोन चलते रहते हैं। 20 साल तो आप लोन चलाओगे, आप हो गए 45-50, उसके बाद में आप कुछ चालू करोगे सेव करना फॉर योर रिटायरमेंट, तो कुछ कॉर्पस ही नहीं बन पाता। 10 साल में कितना बना पाएंगे आप? तो बेसिक ही गड़बड़ है। बेसिक वहीं से स्टार्ट होना चाहिए कि पहले मैं सेव करूं, सेव भी ना करूं, मैं उसको इन्वेस्ट करूं। और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वो कॉर्पस इतना बड़ा होता जाएगा कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूँ लोगों की, मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ इनफैक्ट कि 40-45 साल वाले लोग भी बिल्कुल अनअवेयर हैं कि उनको रिटायरमेंट में पैसा कितना चाहिए। सो मैं उनको पूरा कैलकुलेट करके देता हूँ कि सर आज अगर आपका खर्चा मान लीजिए 50,000 रुपया महीना है, और हम बात कर रहे हैं आज से 15 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, ऑन एन एवरेज 7 साल में आपका इन्फ्लेशन डबल होता है। तो आज अगर खर्चा 50,000 का है तो 7 साल बाद वो हो जाएगा 1 लाख का, और उसके 7 साल बाद वो हो जाएगा लगभग 2 लाख रुपए का। आज 2 लाख रुपए सुनने में ऐसा अलग लगता है, लेकिन ये डेफिनेटली होगा। तो अगर आपको उस समय जब आपकी इनकम बंद हो गई और आपका खर्चा 2 लाख रुपया महीना है, वो अगर आपको चाहिए ना, तो आपको कम से कम 4-4.5 करोड़ का प्लान करना पड़ेगा। ये लोगों को अभी तक नहीं पता। सो ये फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात करता हूँ कि लोगों को पता हो कि मुझे पैसे कहाँ लगाने, कैसे लगाने, क्यों लगाने। अदरवाइज आप कभी भी एफडी में रख के या सिर्फ गोल्ड में रख के या सिर्फ खाली रियल एस्टेट में रख के आप कभी भी ये सारी चीजें प्लान नहीं कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको टाइमली पैसा इन्वेस्ट करूं इनटू स्टॉक मार्केट्स। एक और चीज जो लोगों को लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट डूब जाएगा, मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा। 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 1980 में इक्विटी मार्केट्स चालू हुए थे, सेंसेक्स 100 पॉइंट का था, आज सेंसेक्स लगभग 59,000 पॉइंट्स पे है। ये जो 590 गुना मार्केट बड़ा है, इसके बीच में रोज फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऊपर नीचे रोज चलता है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखें ना, तो ये ग्राफ कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। राइट, हाँ। भले करेक्शन बीच में आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ग्राफ आपका ऐसे ही जा रहा है। बट वो जूम आउट नहीं करते ना, वो सिर्फ यहाँ का देखते हैं, वो पूरा बिगर पिक्चर नहीं देखते कि वो ऐसा जा रहा है। ट्रू। आप 1-2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल का परफॉर्मेंस मत देखिए। आप देखिए कि उस फंड ने 10 साल में क्या किया है, 5 साल में क्या किया है, 15 साल में क्या किया है। सिंपल है। मुझे बताइए, आज आप इंडिया एज अ इकोनॉमी देख रहे हो, आज की तारीख में आप देख रहे हो ग्लोबली हालत खराब है, यूरोप की सिचुएशन बहुत खराब है। आपने कभी सुना था कि 1 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री चेंज हो गया वहां पे? नहीं। 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए यूरोप में। ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटेन में 4 फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट 6 महीने साल में चेंज हो गए। ऐसी सिचुएशन है। ये चीज इंडिया में होती तो लोग पता नहीं इंडिया को क्या क्या कहना शुरू कर देते थे। यूएस में हम देख रहे हैं, यूएस की मार्केट आज भी 25-30% डाउन है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इन्फ्लेशन। चांसेस है कि स्लो डाउन आएगा वहां पे, रिसेशन आएगा वहां पे। चाइना का कुछ पता ही नहीं चलता है, बट है सिचुएशन प्रॉब्लम वहां पे भी। इवन आरबीआई ने भी ये बोला है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में और इन्फ्लेशन आने वाला है। ट्रू, आएगा, बिकॉज उतना ज्यादा मतलब हो रहा है इन्फ्लेशन उतना। बट ऐसे टाइम पे भी हमारे इंडियन मार्केट्स बहुत स्टेबल है। वी आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप ये बोल सकते हो कि इंडिया इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वी आर दी नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और नेक्स्ट 20 साल ये इंडिया के ही हैं। अगर ये 20 साल हमने अगर मार्केट्स में पैसे नहीं लगाए, हम लगे रहे प्रॉपर्टी खरीदने में या गोल्ड खरीदने में, तो हम विल मिस द बस। ये जो पीरियड है अभी, इट्स अ गोल्डन पीरियड। पैसा तो जबरदस्त बनेगा यहाँ पे। अब सिर्फ उसमें वो पैसा आप बनाओगे या नहीं, वो आपके हाथ में है। सो आज से इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू, पैसा 100% बनेगा, इसकी श्योरिटी है। और टाइम हॉराइजन ठीक है, जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है। सी म्यूचुअल फंड्स में वही पैसे डालने चाहिए इनिशियली जो मुझे पता है कि नेक्स्ट 5 साल मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या मैं इसको सेव कर रहा हूँ,
मे बी मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चों की शादी के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, वैसे पैसे को डालिए। जब बाकी पैसा जो है ना आप रखिए एफडी में, थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत गोल्ड में रखिए। ये पैसा जो है लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, वो पैसा आपको मल्टीप्लिकेशन करके देगा। Right. सो योर मनी शुड मेक मनी फॉर यू, दैट इज द होल आइडिया। That is the goal. Right. I actually मैं अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा था, उसमें क्या बोलते हैं, कुछ टर्म एक स्पेसिफिक यूज कर रहे थे, फाइनेंशियली फ्री या कुछ एक स्पेसिफिक टर्म था। फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते हैं आप। फ्रीडम बोल सकते हैं, बट दैट वुड बी, मतलब वो लोग ने जॉब सब छोड़ दिए थे, वो लोग के पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बट उनके पास जीरो डेट था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ऑल देयर लोन्स वर पेड, ऑल देयर एवरीथिंग वाज पेड फॉर, एंड बेसिकली बोल सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होगा उनका। सो हाउ डज वन रीच टिल दैट लेवल? दिस इज वेरी सिंपल, Okay. very simple, and even you can do it. Okay. What's your age now? 25. 25. You should keep a target. Say I want to have a retirement life at the age of 40. 15 साल 15 साल आप काम करोगे, 15 साल आप पैसे भी कमाओगे, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने अगर डिसाइड किया, अगर जैसे 15 साल का होराइजन है, मैं महीने के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, हर महीने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, 25 इंटू मैं 15 साल तक करूंगा, एक कॉर्पस बनेगा आपका। मान लीजिए वो कॉर्पस बन गया सपोज 1 करोड़ रुपया, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 की जगह 50 शायद करने पड़े, एक जस्ट कैलकुलेशन में ले रहा हूँ। सो अगर मेरा कॉर्पस 1 करोड़ रुपया बन गया, 1 करोड़ को अगर मैं छोड़ दूं वैसे के वैसे ही, उसमें से वो ग्रोथ तो होता ही रहेगा, पैसा तो बढ़ता ही रहेगा, बट उसमें से ना एक SWP करके एक बहुत अच्छा फीचर है म्यूचुअल फंड्स में। जैसे आप SIP करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऐसे एक सिस्टमेटिक विड्रॉल भी होता है। आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हो। राइट, हाँ। तो अगर आपने एक कॉर्पस बना दिया, आपकी जब से फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अब मेरे घर का खर्चा है मान लीजिए 50,000, 15 साल में आते आते वो 2 लाख हो जाएगा। अब अगर 2 लाख मेरा खर्चा होने वाला है और अगर मैंने 4 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया, 4 करोड़ के म्यूचुअल फंड की वर्थ वैल्यू मैंने बना दी, तो आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। 4 करोड़ के पीछे हर महीने का 2 लाख रुपया अपने आप निकल के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हर महीने 2 लाख आता रहेगा। आप अपना घर का खर्चा भी चलाइए, जो स्पेंड करना है कीजिए, घूमना है फिरना है वो कीजिए, प्लस जो आपकी 4 करोड़ की वैल्यू है ना, वो भी बढ़ती रहेगी। तो जब वो आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको आ रहा है, तो आपको फिर काम करने की जरूरत क्यों है? राइट, आपका सारा खर्चा उसमें कवर हो रहा है, बड़े आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। सो वो डिपेंड, अब मैं कैलकुलेशन एग्जैक्टली आप बोलोगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आपको कितना हर महीने डालना पड़ेगा, कितना कॉर्पस बनाना पड़ेगा, सो दैट आपके ये पर मंथ इनकम आपको चालू रहे और बहुत आराम से फाइनेंशियली फ्री यू कैन लिव योर लाइफ। तो ये कैलकुलेशंस भी हम लोग करते हैं, एंड बहुत सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, कोई भी जाके गूगल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और अर्लियर एज में करना है तो नॉट 42 समथिंग, लाइक अराउंड 38 39। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायरमेंट महीने की 2 लाख रुपए की रहने वाली है और आपको इन्फ्लेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा हायर अमाउंट ही लेना पड़ेगा। एक बार आपने 5-6 करोड़ रुपया बना दिया तो उसके बाद में फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट 5-6 करोड़ बनाना उतना आसान भी नहीं है। तो आपको एक तो रेगुलर इन्वेस्ट करना है, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना है, जितना लंबा छोड़ सके उतना लंबा छोड़ना है। अगर मैं बोलता हूँ चलो 40 में आप नहीं रिटायरमेंट लेते, आपने 45 में ले लिया या 50 में भी ले लिया, 50 के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन क्योंकि आपने 10 साल एक्स्ट्रा दे दिए, आपका मल्टीप्लिकेशन और फास्ट हो जाएगा। सी म्यूचुअल फंड में एवरेज 6 साल में पैसा डबल होता है। 6 ईयर्स में। आज अगर आप मान लो 2 लाख रुपए डाल देते हो, 6 साल में वो 4 हो जाएगा, उसके 6 साल में 4 का 8 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑन एन एवरेज 6 साल में होता है। ऐसा भी साल जाते हैं जब साल में भी डबल हो जाता है, कभी कभी 6-7 साल में भी डबल नहीं होता है। बट जब आप एवरेज निकालते हो तो आपका पैसा ऑन एवरेज 6 साल में डबल होता है। 6 साल का डबल मतलब यानी कि 12 से 12.5% का रिटर्न हुआ, जो उससे ज्यादा ही आता है। मैं आपको थोड़ा कंसर्ट, मतलब एक्चुअली 5.5 साल में आपका डबल होना चाहिए पैसा। तो आपको वो कैलकुलेशन, यहाँ तो उतना बड़ा पैसा डालना पड़ेगा। आज मैं अगर 10 लाख रुपए डालता हूँ तो 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 होगा। बट अगर आज की जगह में मैं 1 करोड़ रुपए आज डाल सकता हूँ तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 भी होगा। आज अगर मैं सिर्फ 2 लाख रुपए डाल सकता हूँ तो फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इतना ही होगा। सो मैं कितना डाल रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि आप जब कोई खेती करते हैं तो आप कितने बीज डालोगे उस हिसाब से फल लगेगा। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो
कितने बाद टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना डिसिप्लिनली इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सो अगर एक सिनेरियो लेते हैं, इफ सपोजिंग मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं आपके पास आता हूँ कि मेरे पास इतने ही है, इसमें से ही आप इन्वेस्ट करो, आगे मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो 2 लाख में से पॉसिबिलिटीज है कि वो मल्टीप्लाई होता जाएगा बिल्कुल एवरी 6 ईयर्स? बिल्कुल। सो हम जो पोर्टफोलियो को डिवाइड करते हैं, हम कभी भी पूरे 2 लाख रुपए लेके एक फंड में एक नहीं ही नहीं डालेंगे। डालेंगे, राइट? हम अलग अलग कैटेगरीज के फंड लेंगे, जैसे कुछ लार्ज कैप में पैसा जाएगा, कुछ आप मिड कैप में डाल सकते हो, कुछ स्मॉल कैप में डाल सकते हो। काफी काफी कॉम्बिनेशंस के प्लान मार्केट्स में आते हैं। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे अपने पैसे को, राइट। और ऑन एन एवरेज ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा भी है तो वी कैन टेक लिटिल एग्रेसिव कॉल, जहाँ पे आपका पैसा 13-14% से बढ़े। अगर आपका पैसा 13-14% से बढ़ता है तो आप 5 साल में पैसा डबल कर काफी हो जाएगा, हाँ। वो उस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, राइट। और उनको तब तक टच नहीं करना है जब तक मुझे नीड नहीं आती। जैसी सिचुएशन है कि वर्स्ट सिचुएशन है, मुझे चाहिए पैसा, तो ही आप उसको हाथ लगाएं, तब तक वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके। तो इफ सपोजिंग अगर मैं आपके पास आता हूँ कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है एट अराउंड 35 अप्रॉक्स पकड़ दें, और अगर मैं आपको ये भी कंडीशन देता हूँ कि मेरे पास यही 2 लाख है, उसमें से वो 35 तक कितना आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से हो जाएगा? सो अगर आप जैसे 10 years आप 25 हो और 35 का 10 टारगेट रख रहे हो, years, 10 साल ही हमारे पास, तो 10 साल में तो मोटा मोटी ये 7-8 लाख के आसपास ही पहुंचे जाएगा। ओके। अगर मुझे फाइनेंशियली फ्री करना है आपको, तो मुझे एक बड़ा कॉर्पस चाहिए। आप पकड़ के चलिए, कम से कम अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए पहुंचेगा, तब आप बड़े आराम से महीने का 50-60 हजार रुपए वहां से निकाल सकते हैं। तो तब आप बोल सकते हो हाँ मेरे को हर महीने का 50 आ रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके। लेकिन उसके लिए फिर उतना डालना भी ज्यादा पड़ेगा। तो अगर 35 तक होना है तो फिर उसमें कितना आपके हिसाब से डालना चाहिए? सो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अब इसमें अगर मैं SIP कर रहा हूँ हर महीने, तो मैं महीने की लाख रुपए की अगर SIP करूं तो साल का जाएगा 12 लाख, और लगभग 10 साल हमारे पास है, तो लगभग आपका 1 करोड़ 20 लाख इन्वेस्ट हो गया, जिसकी वैल्यू बढ़ के लगभग 3 करोड़ के आसपास बन जाएगी। अगर मुझे सिर्फ 1 करोड़ ही चाहिए तो मैं 35-40 हजार की SIP करूंगा तो मैं 1 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। 1 करोड़ इन 10 ईयर्स? इन 10 ईयर्स। ओके। अब दूसरा ऑप्शन है कि मेरे पास SIP तो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन लमसम मेरे पास कुछ पैसा है, तो मैंने आज 5 लाख रुपए डाल दिया और मैंने साथ में SIP चालू कर ली 20 हजार रुपए की, तो भी आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 1 करोड़ मेरा सिर्फ गोल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 करोड़ से मैं आपको 50,000 60,000 महीने का दे पाऊंगा, लेकिन 10 साल बाद आपकी खर्चे उतने ज्यादा होंगे कि आपको 50-60 में एक्चुअली मतलब हो जाता है शायद उतनी आपकी जरूरत हो, उतना ही पैसा आ रहा है, लेकिन जब आगे और सिचुएशन जब चेंज होगी, जब इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, मतलब हाँ एब्सोल्युटली आपकी फैमिली बढ़ेगी, उनके खर्चे होंगे, तो गोल शुड बी प्रैक्टिकली, जैसे स्मार्ट गोल बोलते हैं ना, वो गोल उस तरीके से होना चाहिए कि जो बराबर उस टारगेट पे पहुंच पाऊं, उतना मैं इन्वेस्ट कर पाऊं, उतना मैं टाइम दे पाऊं ग्रो करने के लिए। अब मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे हम SIP करते हैं हर महीने, आप से 5,000 की SIP करते हो, आप 5 साल की SIP करो, 5,000 इंटू 5 साल यानी कि 60 इंटू 5, 3 लाख रुपए आप डालोगे, 3 लाख का वैल्यू 5 साल में आपको शायद 4.5 लाख ही दिखेगा। लेकिन अगर आपने 10 साल दे दिए तो आप खुद जमा करोगे 6 लाख, आपका वैल्यू दिखेगा 12-13 लाख। क्योंकि इनिशियली 5 साल थे, अब हमने 10 साल दे दिए। जब आप उसको 15 साल तक चलाओगे तो वो 3 गुना दिखेगा। तो जितना लंबा आप चलाओगे वो उतना ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न्स दिखाएगा। टाइम स्पैन तक ज्यादा रखना, सो आपको टाइम स्पैन ज्यादा रखना है, और इसीलिए हम बोलते हैं, अगर जैसे आपने आइडियली पूछा कि 16 साल का बच्चा कैसे करे, अगर वो उस एज में स्टार्ट कर सकता है तो बिल्कुल वो 35 साल में रिटायरमेंट ले सकता है। ओके, बिल्कुल ले सकता है, 35-40 में बिल्कुल रिटायर ले सकता है। रिटायरमेंट लेके बहुत अच्छी लाइफ आराम से जी सकता है विद मिनिमम ऑफ 500। नहीं, ऑफ कोर्स अगर मुझे वैल्यू वैसा चाहिए तो, क्योंकि 16 में अप्रॉक्स वैसे ही देर रखते हैं कि 500, फिर इवेंचुअली ग्रो होगा। नहीं, डिपेंड करता है। जैसे अब कुछ बच्चों की इनकम, मतलब जैसे जो घर वाले देते हैं वो महीने की 5,000 भी देते हैं। हो सकते हैं कुछ बच्चे आज की तारीख में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन काफी सारे ऐसे जॉब्स मिल जाते हैं उनको, महीने का 10,000 भी डाल सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि मैं क्या टारगेट लेके चलूं। अगर आप महीने का 5,000 उस एज से चालू करते हो, 16 के एज से, एंड योर टारगेट इज से रिटायरमेंट एट 35, सो यू हैव ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 5,000 रुपया इंटू 20 ईयर्स, एक साल में आपका 60,000 हुआ, 10 साल में आपका 6 लाख हुआ,
20 साल में 12 लाख हो गया। हम्म, 12 लाख की वैल्यू ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-1 लाख तक तो पहुंच जाएगी। अच्छा 50 लाख के पीछे हर महीने गारंटीड उसको 25 से 30 हजार रुपया तो आ आता सकता है। ही है हाँ 30,000 तो विदाउट हाँ एनी डिफॉल्ट उसको आता रहेगा, आता रहेगा उसका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। हम्म सो अगर उसको 30,000 इज सफिशिएंट, बेसिक के लिए तो चल ही जाएगा बिल्कुल ना चल राइट जाएगा। सो अगर उसको 30,000 सफिशिएंट लगता है तो देन इट इज ओके, उसका रिटायरमेंट प्लान हो गया। हो गया लेकिन राइट ऑफकोर्स 30 में उस समय कुछ होगा नहीं, हम्म तो इसलिए उनको यहाँ पे 5 की जगह शायद 15-20 हजार प्लान करना पड़ेगा। राइट सो दैट इज द होल आइडिया। हम्म बट जितना लंबा आप चढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका उतना वैल्यू better क्रिएट होगा उसमें। right true okay so not the least but what would be the ideal or what would be the best investment strategy according to you स्ट्रैटेजी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिप्स इज द बेस्ट ऑप्शन। हर महीने आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करते जाओ, और जब जब कभी मार्केट करेक्ट होता है उस समय लमसम पैसा और डाल दो okay सेम फंड्स में। सिंपल एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा गोल्ड खरीदते हुए। आज की तारीख में गोल्ड आपको पता है लगभग 50,000 फॉर 10 ग्राम्स का प्राइस है। आपकी मॉम क्या करेगी अगर गोल्ड 40,000 पे आ गया तो? खरीद लेंगे और खरीदेगी। राइट सेम मार्केट्स भी वैसे ही है। ओके अगर आज मार्केट्स 59,000 पे है, कल कोई रीजन से वो 50 पे आ जाता है, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हम एसआईपी तो कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू करें, साथ में लमसम और पैसा डाल दें, राइट तो उससे क्या होगा, आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, है ना। आपको यूनिट जब ज्यादा मिलेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू फास्ट बढ़ेगी। राइट सिंपल 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, आज वो 100 रुपए की चीज की वैल्यू हो गई 80। आपको पता है ये बढ़ने वाला है, आप 80 पे और बाइंग कर लो तो आपका एवरेज आ गया 90 का। अब जब मार्केट रिवाइव होगा तो आपका प्राइस जो है बहुत जल्दी आ जाएगा और उसके ऊपर आप जाएंगे। ओके सो हमेशा एवरेज आउट करना चाहिए जब कभी मार्केट करेक्ट होता। सो एक तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट है हर महीने फिक्स डालते जाइए, और जब जब मार्केट करेक्ट हो, अब चलो मार्केट करेक्ट नहीं भी होता है इन केस, जब हुआ तब मैंने डाल दिया, लेकिन कई बार हमको बोनसेस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, कहीं से कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया। आपका टाइम हॉरिजन अगर 5 इयर्स प्लस है तो कोई भी लेवल पे मार्केट हो, आप बिंदास उसमें पैसा टॉपअप करते जाइए ओके और उसको छोड़ दीजिए 10 साल 5 साल 15 साल जो भी है। छोड़ दिया दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक अच्छा एड आता है, आई थिंक सेबी का ही एड है वो, एक एनिमेशन दिखाया हुआ है कि एक बंदा जो कार चला रहा है और कार की जो दोनों शीशे हैं वो खुले हुए हैं, और उसको बाहर से बहुत नॉइज आ रही है, सिग्नल पे खड़ा है शायद, और उसको बाहर से हॉर्न के बहुत सारे आवाज आ रहे हैं। वो स्मार्टली क्या करता है, दोनों ग्लास ऊपर कर देता है और म्यूजिक चला के आराम से बैठ जाता है। सो आप बाहर का ना लोगों से सुनिए मत, लोग आपको बोलेंगे अरे मार्केट डूब गया, ऐसा हो रहा है मार्केट बस। क्रैश हो गया, ये हो गया वो हो गया। डोंट लिसन टू ऑल दिस बुलशिट्स, जस्ट इन्वेस्ट और होल्ड कीजिए होल्ड उसको। करें मोतीलाल ओसवाल का एक वो डायलॉग है, बाय राइट सिट टाइट। अच्छी चीजें खरीदिए और उसको पकड़ के बैठे रहिए बस। राइट दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अच्छे फंड्स में पैसा लगाओ या अच्छे शेयर्स में पैसा लगाओ और उसको लेके बैठे रहो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बताता हूँ, 2014 में आईसीआईसीआई बैंक मैंने खरीदा था। माय बाइंग प्राइस वाज 234, नाउ द प्राइस इज अराउंड 900 रुपीज। आई एम स्टिल होल्डिंग इट। 8 साल हो गए, 8 साल में मेरा पैसा 3.5-4 गुना हो गया। राइट एक्सिस बैंक 400 रुपए पे खरीदा हुआ है, आज 900 चल रहा है। एसबीआई मैंने 176 पे खरीदा है, नाउ इट इज 560 समथिंग। हर अब जब मार्केट जब करेक्ट हुआ था अभी कोरोना के टाइम पे, आई बॉट अशोक लेलैंड एट 39 रुपीज, नाउ इट इज 150 रुपीज। मैंने जब बोला मेरा पैसा 3 गुना 3.5 गुना हो गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी स्टॉक्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 17 रुपए पे खरीदा है मैंने, नाउ इट इज 57 रुपीज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। वोडाफोन मैंने 4 रुपए पे खरीदा है, नाउ इट इज 8.5, डबल हो गया वहां पे। सो ऐसे अगर आपको चीजें जो सस्ती मिल रही हैं थ्रो अवे प्राइस पे, बिंदास खरीद दीजिए उसको और छोड़ दीजिए तो जस्ट लेट इट बी। एब्सोल्युटली। सी सिंपल है, आप जब जो चीजें आप यूज करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सुबह ब्रश करते होंगे, आप क्लोजअप यूज करते होंगे या कोलगेट यूज करते होंगे, जब आप कोलगेट यूज कर रहे हो आपको पता है कोलगेट का सेल्स कितना है, तो उन्हें उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। राइट सिंपल। आप गाड़ी चलाते हो, सपोज मान लो मैं टाटा मोटर्स की कार चलाता हूँ, मुझे पता है टाटा मोटर्स की कार जब मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी चीज है, खरीदो उसका स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका तो काफी ऊपर ही है, मतलब स्टॉक्स में मेनली टाटा मोटर्स मेरे पास अभी जब कोरोना के टाइम पे दी बॉटम आई थिंक वाज 50 रुपीज, आई बॉट एट 65 रुपीज। आज उसका स्टॉक 400 रुपए का है शायद अभी। 60 रुपए की चीज 65 पे जो मैं खरीदी, इट इज 400। नाइस हाँ, इन 2 years।
मार्च 2020 इट वाज द बॉटम. उस समय ये सारी चीजें जो मैं रेट्स बता रहा हूँ ये रेट पे सारे सारे स्टॉक्स थे. इंडसइंड बैंक आई बॉट एट 330, नाउ इट इज 1200. Oh wow. सो क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ फेज कि जब जब कब मार्केट गिरता है गिरता है, वो 3-6 महीने के लिए नीचे रहता है हम्म. और फिर बहुत स्पीड से बढ़ता है. इसको हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं. मार्केट ऐसे गिरा और फिर उतना ही फास्ट ऊपर रिकवर किया. तो हमको पता है इसलिए हम डाल देते डाल हैं. देते हैं. हालांकि उस समय मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने सजेस्ट किया था कि बिंदास पैसा डालो. बहुत से लोगों ने डाला भी, लेकिन बहुत से लोगों ने ज्यादा डाला. लोगों ने नहीं डाला. डाला होता तो उनके पैसे ट्रिपल हो जाते. ट्रिपल होते हैं. म्यूचुअल फंड्स में भी हमने एक साल में पैसे डबल करके लोगों को वापस भी किए हैं. मेरे क्लाइंट है जिन्होंने 15 लाख मुझे दिए थे, एग्जैक्टली एक साल में 31 लाख रुपीज. मैंने उनको बोला प्रॉफिट बुक कर लो अभी, एक साल में. ही वॉज अ सीनियर सिटीजन. इतना खुश हो गया, मतलब एक साल में पैसा डबल हो गया मेरा, और क्या चाहिए. और कुछ पैसा उन्होंने एफडी में रखा था, जो 10 लाख की एफडी थी, वो 10 लाख की वैल्यू सिर्फ 11 पे पहुंची, जबकि मेरा पैसा डबल हो गया. Oh nice. सो ये अपॉर्चुनिटी तो कभी कभी मिलेंगे. Yeah, right. आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना है, रखना पड़ता लेकिन है. ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं जब आप पैसा डाल लो. अच्छा, इसमें क्या है, आप लोगों को पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है. कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है. आप देख रहे हो मार्केट गिर रहा है, लोग और डरा देते हैं और गिरेगा और गिरेगा. सो यू शुड हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर विद यू हु कैन गाइड यू कि क्या करना चाहिए. Like easy investor. Like easy investor. So we help you to understand basically what is equity markets, कैसे आपको पैसे लगाने हैं और कब तक उसको छूना नहीं. So we will help you out. Okay. Right? Yes. Very informative. Okay, so that was it for the questions, and I hope this whole podcast for today was very informative. जो भी 17, 18, 20, 25, 30 जो भी. मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, स्पेशली बिकॉज ये पॉडकास्ट बहुत लोगों के पास जाएगा. सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, आज भी उनको ट्रस्ट है बड़ा एफडी के ऊपर. राइट. मेरे फादर की मैं खुद बात करता हूँ, आज भी वो मतलब बहुत डर डर के मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं. आज भी बोलते नहीं यार 10 तो मैं एफडी में रखूंगा, बाकी थोड़ा थोड़ा तू ले. सी एफडी के रेट्स क्योंकि नीचे गए ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जो भी अमाउंट है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है. अगर 15 लाख भी आपके पास है, आप रिटायर हो गए हो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली या आपके बच्चे आपको शायद सपोर्ट न करें, क्योंकि आप उस एज में आ गए हो जब हो सकता है बच्चे लोग या बच्चों की बीवियां आ गई, बहू आ गई, हो सकता है शायद थोड़ा डिस्प्यूट हो जाए, फादर अलग हो जाए. ऐसे में बच्चा धोखा दे सकता है. लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड किए हुए ना, वो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे. आपके पास 15 लाख रुपए भी हैं, आपको गारंटीड हर महीने का 10,000 रुपये आता रहेगा फॉर योर लाइफ. प्लस वो 15 की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी. सो आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है, साथ में आप हर महीने पैसे भी ले रहे हो. मेरे पास एक अंकल मेरे हैं, 2005 से उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट किया है. आई वॉज विद HDFC बैंक. 15 लाख रुपए लेकर आए थे मेरे पास में, रिटायर हुए थे. अंकल, आंटी और एक बच्चा. वो बच्चा तो अभी US सेटल हो गया, आंटी नहीं रही अभी. वो आज भी 10,000 रुपये उनको आज भी जा रहे हैं. आज कितने साल हो गए, 5 से लेके ऑलमोस्ट 17 ईयर्स. 17 साल से वो 5,000-10,000 रुपये हर महीने जा रहे हैं. टोटल कॉर्पस अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, तो लगभग 21-22 लाख रुपए तो वो ले चुके हैं. 15 डाला था, हर महीने 10,000 गारंटीड गए उनको. हर महीने की 1 तारीख को पैसा जाता था. 22-23 लाख रुपए ले चुके हैं. आज उनका जो कॉर्पस है वो 93 lakhs का है. दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ही हैज स्पेंट 17 years into this market. तो हर महीने पैसा भी आ रहा है और साथ में कैपिटल भी बढ़ रहा है. सो सीनियर सिटीजन्स के लिए आई रिक्वेस्ट, जितना हो सके सीनियर सिटीजन ये चीज समझे कि पैसा एफडी में नहीं, पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में रखें. एग्रेसिव नहीं लेना है, हाइब्रिड विच इज अ कंजर्वेटिव और मे बी यू कैन से बैलेंस पोर्टफोलियो. बैलेंस पोर्टफोलियो वहां पे पैसा रखें सो दैट आपको हर महीने पैसा भी आता रहे, प्लस आपका कैपिटल भी बढ़ता रहे. So this was the podcast episode का 6 नहीं पता, मुझे याद भी नहीं. Anyways, another episode of podcast. Yes, yet another episode of Podcast for Real, where we actually talk about the non-touched topics, and this was one of it. And we really thank you for giving us your time and making this happen. And do not forget to contact them. उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे सब जगह पे दिया हुआ है. Do not forget to subscribe to their channel also. Do not forget to subscribe to our channel also, so that you can get more videos like these. And yeah, like, share, subscribe, and what is
Keep investing. Keep Keep investing with easy Investology. Thank you. This video is sponsored by them. अभी पैसे हम लोग इनसे लेने वाले. Okay. Thank you.